माफ कीजिएगा, वीडियो कुछ देर रोकना पड़ा। अब इसके बाद समझिए आप लोग, ये जो है ना पिछले वीडियो में आप लोग देखिएगा, मैं इससे आगे लेक्चर दिया हूं ग्रास नली से पहले तक। और ये ग्रास नली जो होता है बाबू, ग्रास नली, ये ग्रास नली, इसकी रचना इस प्रकार की होती है ग्रास नली की। बात समझ गए ना? और छोटे छोटे कणों में बटा हुआ भोजन इस नली के माध्यम से नीचे सरकता है। जब भोजन इस नली में रहता है ना, इस नली में दो तरह की गति होती है। बस समझ गया ना? इस नली में जो गति होती है, इस नली के दीवार में संकुंचन और शिथिलन स्टार्ट होता है। संकुंचन को कहा जाता है सिकुड़ना। ये नली ऐसे सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है। ये सिकुड़ने और फैलने के कारण ना इसमें भोजन गति करती है। बस समझ गया ना? ये नली सिकुड़ती और फैलती है, ये नली, जिसके कारण भोजन इसमें गति करती है। सेट हो गया माइंड में? गुड। अब ध्यान दीजिएगा, इसके संकुंचन और शिथिलन को क्रमशः हम लोग क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन। यहां से वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि ग्रास नली के दीवार में होने वाली संकुंचन तथा शिथिलन को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, उससे मैं क्या कहूंगा? कंबाइंड रूप से उसे क्रमानुकुंचन कहा जाता है। माइंड में सेट हो गया? क्रमानुकुंचन। पूरा टॉपिक खत्म। यहां तक समझ गए? सॉरी, खत्म नहीं, अभी बहुत सारा बचा है। यहां तक समझ गए आप लोग? वेरी गुड। अब भोजन यहां तक आ गया है, ठीक है बाबू? अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ग्रास नली के बाद भोजन अमाशय में पहुंचता है। अमाशय, ग्रास नली के बाद भोजन कहां पहुंचता है? अमाशय में। ये जो रचना आप देख रहे हो ना, ये वाला भाग, ये वाला, ये ऐसा, ये अमाशय है। बात समझ गए? अब इस ग्रास नली होते हुए भोजन आ जाएगा इस अमाशय में। माइंड में सेट? भोजन कहां गया? अमाशय में। बात समझ गए ना? ध्यान दीजिएगा, अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना, ये दिखने में थैली जैसा रचना लग रहा है ना, ये रचना अमाशय चौड़ी और एक थैली जैसी रचना होती है। बात समझ गए ना? अमाशय को तीन भागों में बांटा गया। अमाशय का ये अगला भाग जो होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, अमाशय का अगला भाग, ये अगला हिस्सा, इसको कार्डियक कहा जाता है। कार्डियक। यहां से ऑब्जेक्टिव बना देगा कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। बात समझ गए? और उसके बाबू सबसे पिछला भाग, ये पीछे वाला हिस्सा, इसको पाइलोरिक भाग कहा जाता है। पाइलोरिक। और बीच वाला जो अमाशय का भाग है, इसे फुंडिक भाग कहा जाता है। फुंडिक। कहने का मतलब अमाशय को तीन टर्म में बांट दिया गया है: कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। बात समझ गए? कोई डाउट यहां तक नहीं? वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय के दीवार पर, अमाशय का जो भीतरी दीवार होता है ना बाबू, उस दीवार पर कई सारे स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का स्तर होता है। अमाशय के अंदरूनी दीवार पर, अंदरूनी समझ रहे हो ना? कोई मान लो बोरा है ना, उसको अगर आप उल्टा करते हो, उसका ये उल्टा पीछे नीचे वाला हिस्सा, उसमें ना ये मान लीजिए अमाशय अगर है, तो इसमें कई सारे कोशिका, स्तंभाकार कोशिका मिलकर के इसकी रचना करेंगे। स्तंभाकार कोशिका। बात समझ गए ना? कई सारे, ठीक है ना? और ये कोशिका का जो स्तर होता है ना, कहीं कहीं भीतर धसा होगा, जैसे ऐसे।
ऐसे। ये कहीं कहीं जो धंसा हुआ भाग है ना, बात समझ गए ना, ये कहीं कहीं जो धंसा हुआ भाग होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, इस धंसे हुए भाग को ना हम अमाशय ग्रंथि कहते हैं। अर्थात अमाशय के भीतरी हिस्सा में, बात समझ गए ना, कई सारे जगह पर गड्ढा टाइप का रचना रहता है, ठीक है ना। वो एक्चुअली गड्ढा नहीं है, वो ग्रंथि है जो पाचक रस को स्राव करती है, बात समझ गए ना, उसे मैं अमाशय ग्रंथि कहता हूं। माइंड में सेट हो गया। अब चलिए, अमाशय ग्रंथि जो होता है बुआ, इसमें टोटल 3 कोशिका होते हैं, बात समझ गए। अमाशय ग्रंथि में कुल 3 कोशिका होते हैं, और इन तीनों कोशिका का नाम है बुआ, पहला कोशिका का नाम है सलेस्मा, याद रखिएगा, पहला कोशिका सलेस्मा हो गया, इसको म्यूकस भी कहा जाता है सलेस्मा को, ठीक है ना। उसके बाद द्वितीय कोशिका, इसको अम्लजन भी कहा जाता है, या तो आप द्वितीय कोशिका कहो या अम्लजन कोशिका कहो, या तो सलेस्मा कोशिका कहो या म्यूकस कोशिका कहो, कोशिका। माइंड में सेट हो रहा है बाबू। और उसके बाद तीसरा होता है, उसको कहता है मुख्य कोशिका, मुख्य मेन कोशिका, मुख्य कोशिका, है ना। ये तीनों कोशिका जो है बाबू, ये तीनों कोशिका ये मिल करके क्या करती है, अमाशय ग्रंथि का निर्माण करती है, अमाशय ग्रंथि। और अमाशय ग्रंथि कहां पाए जाते हैं, इस अमाशय के भीतरी हिस्सा में, बात समझ गए। और पता है आप लोग को, ये तीनों जो है अलग अलग रस को स्राव करती है, पाचक रस, समझ गए। और ये तीनों रस आपस में कंबाइंड होकर के बनाता है अमाशय रस। अमाशय रस कहो या आप जठर रस कहो, या आप इसे क्या कहो, जठर रस, बात समझ गए। इसे आप अमाशय ग्रंथि कहो, या इसे आप और क्या कह सकते हो, जठर ग्रंथि। माइंड में सेट हो गया, बात समझ रहा है ना। अब ये 3 अमाशय रस, इसके काम को मैं बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है बाबू अमाशय रस, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान इसका है आहार नाल में। कंडीशन क्लियर? तो गौर से समझिए अमाशय रस के कार्य क्या सब है। अमाशय रस को ही मैं जठर रस कहता हूं, क्या कहता हूं इसे, जठर रस। ये हो गया जठर रस। इसमें कुल 3 कंटेंट होते हैं, एक तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बात समझ गए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, केमिस्ट्री हमारे शरीर के भीतर में है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा कंटेंट इसका होता है, उसका नाम है म्यूकस, म्यूकस रस का नाम। और तीसरा रस जो होता है उसका नाम है पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। और इन तीनों रस को कंबाइंड रूप से मैं जठर रस कहता हूं या अमाशय रस कहता हूं, बात समझ गए ना। अब मैं इन तीनों का काम को समझा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। सबसे पहले बाबू, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl अम्ल, इसके काम को मैं जान लूं। 2 तरह के काम को करती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पहला काम क्या है इसका, सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्क है इसका, ध्यान दीजिएगा, ये भोजन के साथ आए हानिकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती है। देखिए बाबू, ये तो पता है ना कि सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटा जीव होता है और कई सारे बीमारियों के कारण होते हैं सूक्ष्म जीव। जितने भी भयंकर बीमारी आप कह लो, उसे संक्रामक रोग सूक्ष्म जीव के कारण फैलती है, बात समझ गए ना। तो फिक्स है कि वो सूक्ष्म जीव ना हमारे भोजन पर बैठते होंगे, और जब मैं उसे खा जाता हूं तो वो सूक्ष्म जीव भोजन के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं। अगर उसको खत्म नहीं किया जाएगा ना, तो एक बार खाने से आदमी को कई सारी बीमारियां हो जाएगी।
भोजन के बाद बीमारियां होगी। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करती है, उस भोजन में मिक्स हो जाती है। अमाशय में जब भोजन पहुंचता है, इस जगह पर जब भोजन पहुंचता है, वो में मिक्स हो जाती है और उसमें मौजूद जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उसे वो क्या करती है, खत्म मार देती है। फलतः हमारा शरीर सुरक्षित रह जाता है ना। इंपॉर्टेंट वर्क इसका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क, समझ गए। अगर वो नहीं रहेगा तो एक बार खाने में कई तरह की बीमारी हो जाएंगे। बात समझे ना। पहला काम उसका समझ लिए। और दूसरा काम ये एक्चुअली ये पेप्सिनोजेन जो है ना निष्क्रिय होता है शुरुआत में, कोई काम का नहीं, बस कोई काम का नहीं। बात समझ गए ना। तो ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ई में आके मिल जाता है उसका कुछ हिस्सा, और जैसे इस पेप्सिनोजेन में मिक्स होगा कि पेप्सिनोजेन जैसे इसमें HCl अम्ल मिक्स होगा ये सक्रिय हो जाएगा, और जब तक ये सक्रिय नहीं होगा अपना काम नहीं करेगा। इसको सक्रिय करने में ये उपयोगी होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दो तरह के काम करते हैं, एक तो भोजन के साथ आए हानिकारक सूक्ष्मजीव को नष्ट करते हैं, और दूसरा काम पेप्सिनोजेन जो निष्क्रिय अवस्था में है उसको वो क्या करते हैं, सक्रिय एक्टिव करते हैं। क्लियर। उसके बाद आप चलिए म्यूकस, ये सेकंड। मैं पहले थर्ड का काम जान लू ना, तब आप सेकंड का काम आसानी से जान लोगे। पेप्सिनोजेन अब तो हो गया सक्रिय ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे उसमें मिला वो हो गया सक्रिय पेप्सिनोजेन। अब ये सक्रिय पेप्सिनोजेन क्या करता है, प्रोटीन, हमारे भोजन में जो प्रोटीन आते हैं प्रोटीन को ये पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन। अर्थात प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन स्टार्ट कर देता है। बात समझ गए ना। प्रोटीन को ये क्या करता है, पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। अब चलिए म्यूकस, इसका सबसे इंपॉर्टेंट इसका भी काम है। ये क्या करता है, क्योंकि ये तो अम्ल है ना बाबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो जब अम्ल है तो ये हमारे अमाशय के दीवार को तो नुकसान भी पहुंचाएगी ना। तो ये क्या करता है म्यूकस, ये जो अमाशय है ना, मान लीजिए इसके दीवार में जाके ऐसे ऐसे लग जाता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इसके दीवार में एगो लेवल, दीवार के चारों बगल एक लेयर बना लेता है ऐसे। बस समझ गए। अभी लेयर बना लिया, ठीक है ना, म्यूकस, म्यूकस ऐसा लेयर बना लेता है ताकि इसके अंदर जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो इस दीवार को क्षति ना पहुंचा सके। अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो दीवार को क्षति पहुंचाएगी ना, तो उसमें यह क्या करता है, क्षति पहुंचाने से रोकता है, अर्थात अमाशय के दीवार को प्रोटेक्ट करता है। समझ गए, कोई डाउट नहीं। जठररस का काम समझ गए आप लोग। अब चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन की वसा का भी पाचन स्टार्ट होता है। वैसे तो जनरली अमाशय में दो तरह के काम होते हैं, एक तो भोजन जो है ना, भोजन रोगाणु रहित होता है। पहला काम इसका रोगाणु रहित होना, समझ गया ना, मैंने वह बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का खेला। दूसरा इसका सेकंड वर्क होता है प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कर देना, खत्म नहीं करना, प्रोटीन का पाचन शुरू करती है। बात समझ गया ना। उसके बाद तीसरा भी इसका काम होता है वसा का बहुत कम आंशिक पाचन करती है। माइंड में सेट हो गया। ये तीन तरह के काम अमाशय करते हैं, ठीक। अमाशय में वसा का आंशिक पाचन जो होता है एक एंजाइम के द्वारा, उस एंजाइम का नाम है बउआ गैस्ट्रिक लाइपेस। ये एंजाइम क्या करते हैं, वसा को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। बस समझ गए, और वसा अम्ल में। माइंड में सेट हो गया। इसको कहा जाता है वसा का पायसीकरण, ठीक है। अमाशय में
भोजन का जो स्वरूप होता है बाबू, वो गाढ़ा लई नहीं हम लोग बनाते हैं, लई वो कोई कपाथी सब कागज सबको चिपकाने के लिए, उस लय की तरह हो जाता है, जिसको हम लोग काइम कहते हैं। अर्थात अमाशय में जो भोजन का स्वरूप चेंज होता है ना, उसका नाम है काइम। माइंड में सेट हो गया? अमाशय में जो भोजन का स्वरूप चेंज होता है उसको मैं क्या कहता हूं? काइम कहता हूं। नो डाउट। अब इसके बाद चलिए बाबू, इसके बाद भोजन जो है, ध्यान दीजिए, पाइलोरिक, मैंने बताया था ना अमाशय का पिछला हिस्सा पाइलोरिक कहलाता है। पाइलोरिक छिद्र, वो एक छिद्र है, पाइलोरिक छिद्र द्वारा भोजन पहुंच जाता है कहां? छोटी आंत में। और पता है पाचन का क्रिया ना छोटी आंत में ही संपन्न होती है। बात समझ गए? आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, नाम है छोटी, है बहुत बड़ा। मैंने पहले बताया था कि 8 से 10 मीटर का आहार नाल होता है, और इसमें से पता है 6 मीटर के आसपास का छोटी आंत होता है। बात समझ गए? एक और बात समझ लीजिए, शाकाहारी जीव का छोटी आंत बड़ा होता है मांसाहारी जीव की अपेक्षा, क्योंकि शाकाहारी भोजन में सेलुलोज की मात्रा होती है। बात समझ गए ना? और सेलुलोज के पाचन के लिए ना एक एक्स्ट्रा जगह चाहिए छोटी आंत में, उसे रूमेन कहा जाता है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि गाय और शेर में किसकी छोटी आंत बड़ी रहेगी, तो बेवकूफ जवाब दीजिएगा गाय की। यहां तक कि बकरी और शेर में भी ना बकरी की छोटी आंत बड़ी होगी। बात समझ गए ना? बकरी की छोटी आंत बड़ी होगी, क्योंकि बकरी शाकाहारी जीव है, वो उनके भोजन का प्रमुख अंश है सेलुलोज, और सेलुलोज के पाचन के लिए एक एक्स्ट्रा जगह चाहती है। समझ गए बुआ? तो छोटी आंत की लंबाई होती है बाबू 6 मीटर के आसपास, और इसकी व्यास छोटी आंत की या चौड़ाई आप कह दो 2.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। पतला पतला, समझ गए? लंबा ज्यादा, छोटी आंत कहलावे। ठीक ना बाबू? ये पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा ऐसे बेलना को वो पूरा कुंडलित है इसके भीतर में, ऐसे 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 पूरा कुंडलित है। ये हो गया छोटी आंत, समझ गए? वही है छोटी आंत। माइंड में सेट? गुड। अब चलिए बाबू, छोटी आंत को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को 3 भाग में बांटते हैं, ग्रहणी, उसके बाद होता है इसका दूसरा भाग जेजूनम, और तीसरा भाग इसका होता है बुआ इलियम। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया। बात समझ गए ना? अब ध्यान देना, ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा नलिका खुलती है। ग्रहणी के बीच हिस्सा एक छेद होता है, बस समझ गए ना? उससे कई सारी नलिका आकर के वहां अटैच होती है, जो नलिका अग्नाशयी वाहिनी और पित्त वाहिनी कहलाती है। माइंड में सेट हो गया? जेजुनम छोटी आंत का बीच वाला हिस्सा होता है, मध्य भाग, छोटी आंत के बीच वाले हिस्सा को जेजुनम कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इलियम। इलियम में ही भोजन के पाचन की क्रिया ना संपन्न होती है, इलियम में जाकर के। बात समझे? इलियम के दीवार पर कई सारी उंगली जैसी रचना ऐसे निकली रहती है, जिसको विलाई या रसांकुर कहा जाता है। विलाई या रसांकुर, बात समझ गए? वो क्या करते हैं, भोजन जब पच जाती है ना, वहां छोटी आंत में भोजन का स्वरूप ऐसा हो जाता है, बिल्कुल माने द्रव जैसा, जिसको चाइल कहा जाता है। सेट हो रहा है माइंड में? बात समझ गया ना? तो वो क्या करती है, इलियम में मौजूद वो रचना रसांकुर उसे अवशोषित करके हमारे ब्लड को दे देती है, पाचन की क्रिया फिनिश हो जाती है। बात समझ गए? छोटी आंत में
कुछ पाचक एंजाइम खुद वो तैयार करती है, कुछ दूसरे ग्रंथि से मिलता है। ध्यान दीजिए, जैसे पित्त रस आता है, पित्त रस का स्राव होता है यकृत से, बात समझ गया ना, पित्त रस। उसके बाद अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस का स्राव होता है अग्नाशय ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि से, ठीक है बाबू। उसके बाद ध्यान दीजिए, और कुछ छोटी आंत स्वयं भी, बात समझ गया ना, महत्वपूर्ण पाचक रस को स्राव करती है। अब मैं जानूंगा ये यकृत के बारे में। यकृत, ये पता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा रचना होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि, माफ कीजिएगा, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, बड़ी ग्रंथि। इसका वजन तकरीबन, भार की बात अगर मैं करूं तो 1.5 केजी के आसपास होता है, 1.5 केजी। माइंड में सेट हो गया। और यकृत जो है ना, इससे पित्त रस का स्राव होता है, बात समझ गया ना, इससे पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस जो होता है कैसा होता है, गाढ़ा, बात समझ रहे हो, एवं हरा रंग का। ये क्षारीय द्रव है, बात समझ गए। अब ध्यान दीजिए, भोजन चूंकि अम्ल होता है, और भोजन का पूर्ण पाचन तब तक नहीं होगा जब अम्लीयता उसका खत्म नहीं होगा। तो पित्तरस जैसे ही भोजन में मिक्स होता है, चूंकि पित्तरस क्षारीय द्रव है और अम्ल और क्षार में 36 का आंकड़ा, बात समझ गए, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, अर्थात उदासीन बना देते हैं, तब आसानी से उस पर पाचक रस वर्क करते हैं। तो बस पित्तरस का मेन काम क्या है, भोजन को उदासीन कर देना। माइंड में सेट हो गया। इसके साथ पित्त और क्या करते हैं बाबू, भोजन के वसा का और थोड़ा विखंडन कर देते हैं, माइंड में सेट। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब स्टार्ट होता है बड़ी आंत। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में, ये हो गया बड़ी आंत, ये पूरा जो डिजाइन है बाबू, ये डिजाइन ऐसे चारों बगल, इसको बड़ी आंत कहा जाएगा, बात समझे। इसका पाचन में कोई ज्यादा योगदान नहीं है, ये अपचा भोजन, जब अपचा भोजन इसमें आ जाएगा, और ये अपचा भोजन को स्टोर करके रखती है और समय समय पर शरीर से बाहर निकाल देते हैं, बात समझ गया सब कोई। चलिए।